Hello, good morning to all the medical students. How's your day going? All good? And your family too? सब अच्छा चल रहा है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से? हो ही रही होगी, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था? जीन थेरेपी देख ली थी, और साथ ही साथ हम इंसुलिन का कैसे प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर जो इंसुलिन होते हैं वो कैसे बनते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम अब देखते हैं बेटा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो थर्ड आपका क्या पॉइंट है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो जैसे कि आपको मालूम है, एक डिजीज को इफेक्टिवली क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, तो सबसे मेन चीज है उसकी हम अर्ली डायग्नोसिस करें, और साथ ही साथ उसकी पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी? पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज मतलब वो बीमारी, और फिजियोलॉजी की वो क्या चेंजेस ला रहे हैं आपके बॉडी पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोफिजियोलॉजी। तो अर्ली डायग्नोसिस काफी जरूरी होती है, और साथ ही साथ उसके पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हमने क्या बताया? एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, जिसको हम लोग सेरम या फिर यूरिन एनालिसिस करते हैं, जिसमें अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी के हेल्प से, जिसमें हम लोग पीसीआर और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलिसा टेस्ट, कुछ हमारे टेक्निक्स है जिसमें हमारे पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस इसमें मिल जाती है। तो एलिसा हम टेस्ट करते हैं, जिससे हमारी डायग्नोसिस क्या होती है? इजिली अर्ली हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो ये बता पाते हैं कि हमारे पैथोजन प्रेजेंट है या नहीं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस का प्रेजेंस। नॉर्मली ये हमारे सस्पेक्टेड ही होते हैं पैथोजन, और जब डिजीज में ये सिम्टम क्रिएट करते हैं, तो इस टाइम तक क्या होता है, इनके जो बॉडी में जो पैथोजन का कंसेंट्रेशन क्या होता है? ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई रहता है। और अगर लो कंसेंट्रेशन वाला अगर बैक्टीरिया और वायरस है, तो आपके सिम्टम्स डिजीज के नहीं दिखेंगे, लेकिन आपके एम्प्लीफिकेशन होने की वजह से, मतलब उसके नंबर्स को बढ़ा करके टेस्ट करने की वजह से, न्यूक्लिक एसिड में पीसीआर रिएक्शन की वजह से दिख जाएंगे। जैसे कि हम लोग कोरोना वायरस के टाइम पे पीसीआर टेस्ट करा रहे थे ना, क्यों करा रहे थे? आपको अर्ली सिम्टम आ रहा था, आपने बहुत ज्यादा भी वायरस ने इन्फेक्ट नहीं किया है कोरोना वायरस, लेकिन क्या थी कि उसका एम्पलीफाई करके चेक कर पा रहे थे कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। अगर प्रेजेंस एक अगर स्ट्रेन भी प्रेजेंट है, तो हाँ देयर इज चांसेस कि आपको कोरोना होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है, तो इसलिए हम इसका मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी यूज करते हैं। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि पीसीआर को क्यों यूज किया जाता है हमारे डीएनए के अमाउंट को चेक करने के लिए। ऑफ कोर्स द रीजन बिहाइंड इट कि मैम इसकी क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब डीएनए को एम्पलीफाई करता है, इस वजह से। तो पीसीआर का अब रूटीनली यूज किया जाता है एचआईवी को भी डिटेक्ट करने में, या फिर एड्स के पेशेंट में। याद होगा एड्स का डायग्नोसिस हमने देखा था, क्या था वो? एलिसा टेस्ट। हाँ एग्जैक्टली। उसके साथ कोई म्यूटेशन, अगर जीन में क्या हो रही है, कोई म्यूटेशन हो रही है, तो उसको भी सस्पेक्ट करने के लिए, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स में भी, तो ये मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का इस्तेमाल क्या उसमें भी किया जाता है। ये एक पावरफुल, बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है, जिसमें आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी क्या करता है, ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए होगा, डीएनए है, आरएनए है, उसको किसके साथ टैग कर दिया हमने? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोब। इसको क्या किया हमने? हाइब्रिडाइज करने दिया, कंप्लीमेंट्री अपने डीएनए को क्लोन बनाने दिया। तो जिसमें सेल्स होंगे, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? आप डिटेक्शन कर सकते हो ऑटो रेडियोग्राफी का यूज करके, एंड देन वहां पे आपको उसमें भी क्या दिखेंगे? रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। ये जो क्लोन बने हुए मिलेंगे आपको, सॉरी, ये जो क्लोन होंगे उसमें क्या होंगे? म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट होंगे, जो कि आपके अपीयर नहीं होते हैं फोटोग्राफिक फिल्म में, क्योंकि इसमें जो प्रोब होती है इसके कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं म्यूटेटेड जीन के साथ। तो एलिसा जो होता है हमारा इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे ही बेस्ड है, जिसमें हमारे इन्फेक्शन करते हैं जो कि इन्फेक्शन होता है पैथोजन के द्वारा, इसको डिटेक्ट कर लेते हैं हम प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बेस पे, और इससे हम एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते ही एंटीबॉडी सिंथेसिस भी कर लेते हैं पैथोजन के अगेंस्ट। तो इस तरीके से हमारे जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी हमें मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में भी वो हेल्प करती है, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करती है। तो आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स में क्या है मतलब? तो ये क्या होता है? तो सबसे मेन चीज, एनिमल जिनके पास क्या होता है? उनका खुद का डीएनए होता है, उनके डीएनए को मैनिपुलेट कर दिया जाता है, और देन वो एक्सप्रेस करते हैं कोई एक्स्ट्रा फॉरेन जीन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक जैसे रैट, रैबिट्स, पिग्स, काउस, फिश, मतलब इनसे हम क्या कर सकते हैं? कोई भी चीज को
प्रोड्यूस करा सकते हैं। 95% जो होता है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो कौन सा होता है, माइस ही होता है। इसी के अंदर से हम प्रोडक्शन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्यों एनिमल्स, व्हाई आर द एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस्ड, क्यों? तो क्योंकि ये हमारे कुछ बेनिफिट में, जैसे कि मॉडिफिकेशन में, तो कुछ देखते हैं जैसे कि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, मतलब इसके ही हम बॉडी और इसके डीएनए को मैनिपुलेट करके हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रीट करा सकते हैं, जो कि हमारे फर्दर यूज में आते हैं। ठीक है, जो मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, तो बहुत सारी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए क्या चाहिए, तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं ये हमारा स्पेसिफिकली इसको डिजाइन ऐसे किया है ताकि हम कैसे जीन्स को स्टडी करें, कैसे वो रेगुलेट कर रहा है एंड कैसे वो हमारे नॉर्मल फंक्शंस को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ डेवलपमेंट, जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स फैक्टर जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें, इंसुलिन के ग्रोथ में, तो जिसको इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं अदर स्पीसीज और देन फॉर्मेशन को अल्टर कर देते हैं इस फैक्टर वाले, एंड देन इससे हम लोग स्टडी कर पाते हैं जो भी बायोलॉजिकल इफेक्ट और रिजल्ट जो हमें मिल रहा है। इसमें जो इंफॉर्मेशन जो हमारा आता है वो हमारा बायोलॉजिकल रोल फैक्टर प्ले करता है हमारे बॉडी के ऊपर। तो ये हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा डिजीज की स्टडी के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब किसी बीमारी के बारे में अगर पढ़ना है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे आपके बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, उनको डिजाइन किया गया है ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए कैसे जीन्स हमारे डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये जो हमारे स्पेशली जो ये बने होते हैं किस चीज से, तो ये हमारे कुछ मॉडल्स हमारे ह्यूमन डिजीजेस के लिए, तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कोई भी नया ट्रीटमेंट हो हमारे डिजीज के, वो जो भी पॉसिबल हो सकता है। तो आज के टाइम पे जो हमारा ट्रांसजेनिक मॉडल जो मॉडल होता है वो एग्जिस्ट करता है हमारे वेरियस ह्यूमन डिजीजेस के लिए, जैसे कि कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए और अल्जाइमर्स के लिए भी। तो इस तरीके से आप ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करके इसके लिए मेडिसिन को प्रोड्यूस किया जाता है, इसके लिए डायग्नोसिस का भी प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से हम एनिमल्स को अपने फर्दर यूज के लिए क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड होता है कुछ सर्टेन ह्यूमन डिजीज में, जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होता है, तो कुछ प्रोडक्ट्स हमारे क्या होते हैं, काफी एक्सपेंसिव होता है बनाना, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो होता है उसको भी बना सकता है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो, और इसमें किसके थ्रू, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कुछ पोर्शन ऑफ जीन्स या फिर डीएनए का, जो कि वो कोड करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो यूज किया जाता है इम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जीन से ही सिर्फ इसको हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही और आगे देखते हैं। तो सिमिलरली और भी आपके अटेम्प्ट है जिसमें हमारा यूज किया गया है, कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं फिनाइल कीटोनुरिया, जिसको हम लोग पीकेयू बोलते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस का ट्रीटमेंट। तो 1997 में सबसे पहला हमारा ट्रांसजेनिक काउ बना, जिसका नाम क्या था, रोजी। रिमेंबर दैट नेम। जो आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ क्या था बेटा, रोजी था, जिसने ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क बनाए, जो कि आपके कितने प्रोटीन थे पर लीटर में, लगभग 2.4 ग्राम, और इसमें मिल्क में आपके क्या और प्रेजेंट है, तो इसमें ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन थी, जो कि हमारे न्यूट्रिशनली और ये काफी मोर बैलेंस है एज कम फॉर हमारे ह्यूमन बेबीज के लिए। मतलब नेचुरल काउ मिल्क बेबीज को देने से अच्छा वो कैसा बताएगा कि ये जो ट्रांसजेनिक जो काउ है, ये जो मिल्क इससे प्रोड्यूस कराया, दैट इज मोर गुड फॉर दी बेबीज हेल्थ और बेबीज के प्रोडक्शन के लिए भी, बेबी को न्यूट्रिशनल के लिए भी, तो ये ज्यादा अच्छा था। तो मतलब हमने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी बना लिए, उसके अलावा हमने क्या देखा कि क्या आपके कैसे नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट में कैसे हमारे हेल्प करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और ट्रांसजेनिक का मतलब होता है ट्रांस मतलब जिसमें डाला जा रहा है, और जेनिक जेनिक मतलब जीन, जीन का ट्रांसफर किया जा रहा है, उससे क्या एनिमल्स हमारे हेल्प करते हैं, उसका डिजीज की स्टडी में हमें हेल्प मिली इससे। ठीक है, अब वैक्सीन सेफ्टी में देखते हैं इससे हमारे क्या हुआ। तो वैक्सीन सेफ्टी में बेटा क्या होता है, तो ट्रांसजेनिक जो माइस होती है ना, ये डेवलप होते हैं हमारे किसके लिए, तो वैक्सीन के सेफ्टी के लिए इनको डेवलप टेस्ट किया जाता है, इससे डेवलप किया जाता है। तो इसमें हमारे यूज होते हैं किसमें, ह्यूमंस में। और ट्रांसजेनिक जो माइस होता है इसका यूज किया जाता है किसी भी पोलियो वैक्सीन के टेस्ट के लिए। हाँ, माइस का यूज किया जाता है आपके पोलियो वैक्सीन के टेस्ट के लिए, इसके सेफ्टी के लिए पहले चेक कर लेते हैं कि चूहा तो नहीं मर रहा है ना, अगर चूहा नहीं मर रहा है मतलब इंसानों पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से इसकी टेस्टिंग होती है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये इसको रिलायबल माना जाता है और ये हमारे क्या कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर पाते हैं। जो भी हमारे मंकीज को भी उसके अलावा टेस्ट किया जाता है, तो ये सेफ्टी बैचेस ऑफ वैक्सीन के लिए मंकीज को भी हम लोग टेस्ट करते हैं कि इस पर अगर ये दवा काम कर रहा है तो ह्यूमंस भी कर लेगा। सो वी ह्यूमंस टेस्ट एवरीवन, हम लोग सबको टेस्ट करते हैं कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट होगा। इस तरीके से बीमारियों का इलाज लाया। फिर केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी होती है आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं टॉक्सिसिटी और टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग, मतलब टॉक्सिक लेवल को हम मेजर करते हैं। ये प्रोसीजर जो होता है ये सेम होता है हमारे किसके लिए यूज किया जाता है, टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स को भी चेक करने के लिए इसका बेटा इस्तेमाल किया जाता है। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो क्या ऐसे बनाए जाते हैं कि वो जीन्स को कैरी करते हैं। जीन्स को कैरी करने का मतलब है कि वो क्या होंगे, तो वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस एज कंपेयर टू नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो अपनी बीमारियों से पैथोजन से वो खुद लड़ लेते हैं, बट ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि हम उसे खुद ही अभी एक पैथोजन डीएनए, मतलब डीएनए इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन फॉर हिम, तो अभी खुद उससे लड़ना है, तो ये ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एज कंपेयर टू आवर नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसीलिए इन्हें एक्सपोज कराया जाता है टॉक्सिक सब्सटेंस और इसके इफेक्ट्स को भी पढ़ाई की जाती है। एंड टॉक्सिसिटी जो होती है ये टेस्टिंग कुछ एनिमल्स में जो कि हमारे रिजल्ट्स कम टाइम में दे दे ऐसे एनिमल्स में ही टेस्टिंग की जाती है। एक लार्ज स्केल पे हम किसी भी एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो खा रहे हैं वही नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बेटा, जो उस पर पढ़ाई स्टडी भी कर रहे हैं वो भी तो कर रहे हैं ना। तो आई डोंट थिंक सो, लाइक मतलब मैं ऐसा नहीं मानती वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लाइक कोई थिंग है कि जिसकी वजह से हमें जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए। इट शुड बी रिलीजन बायस्ड। Right now I don't see things like that come way. Okay, so now start with ethical issues. हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स देख लिया, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस देख ली, ट्रांसजेनिक आपके जो एनिमल्स में जो कुछ पॉइंट्स थे वो देख लिया, और एथिकल इश्यूज मतलब कि क्या इश्यूज आते हैं जो एथिक्स के अगेंस्ट चला जाता है। एथिक्स समझते हो, मतलब जो चीज के लिए आपको परमिशन नहीं दी जाती, दैट इज द एथिक्स। तो जो भी हम मैनिपुलेशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का किसके ह्यूमन रेस के थ्रू, तो ये फर्दर नहीं हो, मतलब विदाउट रेगुलेशन नहीं कर सकते। तो इसके भी कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं कि हम इवेलुएट करें। कोई भी मोरालिटी होती है ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म ज्यादा ना पहुंचाए। इस मोरालिटी से अगर आप ज्यादा ऊपर जाते हैं तो इसमें हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के थ्रू आप पे काफी ज्यादा मतलब ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका रिजल्ट जो होता है अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब नहीं पता कि आगे क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जब इंट्रोड्यूस कर देते हैं इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सेटअप किया है, जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अगर वो अप्रूव करेगी तभी वो एक्सपेरिमेंट क्या होगा, आगे जाएगा और वो इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस किया, जो कि डिसीजन लेती है कि जो भी आपके वैलिडिटी मिले आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च के लिए, और साथ ही साथ सेफ्टी के लिए भी उन्होंने GM ऑर्गेनिज्म क्या पब्लिक सर्विसेज में जरूरत है उसके अकॉर्डिंग सारे प्रोजेक्ट्स पे, या फिर आप कोई रिसर्च करना चाहते हो तो GEAC ही आपको क्या करती है बेटा, इंडिया में ये ऑर्गेनाइजेशन ही आपको वैलिडेशन देगी, तभी आकर जाकर के आप रिसर्च कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने घर पे रिसर्च कर रही हूँ विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिशन, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले परमिशन चाहिए होती है। अगर हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, देखो थ्योरेटिकली करना, आप थ्योरेटिकली अगर ऐसा सोच रहे हो लिख रहे हो तो इस पर गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। यू कैन राइट दैट, यू कैन थिंक दैट, बट हाँ अगर आप उसे प्रैक्टिकली कर रहे हो तो वो आपके एथिक्स के अंदर आ जाता है। जैसे एक डॉक्टर का एथिक्स क्या उसे बोलता है, नेवर हार्म योर पेशेंट। अगर आप पेशेंट का अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप उसका बुरा भी नहीं करोगे एट एनी कॉस्ट। ये आपको सबसे पहले एथिक्स में बताया जाता है। नहीं ठीक हो सकता है, आपका सर कंडीशन बहुत सीरियस है, आई कांट क्योर है, आप उसको कहीं और रेफर कर दो किसी एक्सपीरियंस के पास, बट डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ ऐसे, और ये आपकी एथिक्स में आती है। तो जो भी आपके मॉडिफिकेशन और यूजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, तो ये सारे आपके प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं कभी कभी पेटेंट्स के अकॉर्डिंग, मतलब पेटेंट सेम के लिए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक समटाइम्स ये होता है, मतलब किसी का पेटेंट चोरी हो जाता है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पे आपके पब्लिक में इसके वजह से कभी कभी गुस्सा, कुछ सर्टेन कंपनीज जो है वो कभी कभी क्या करती है, पेटेंट्स को ग्रांट कर देती है प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी के लिए जो कि हमारे यूज होता है किसमें, जेनेटिक मटेरियल्स के लिए, चाहे वो प्लांट्स या फिर कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज।
ओके, राइस हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। इसका जो प्रेजेंस था वो जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगर हम एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री से ही इसे देखा जा रहा है। सॉरी, तो एस्टिमेटेड हमारे नहीं भी तो 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इंडिया में अकेले ही है हमारे पास। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी इंडिया में होने के बाद हमारा जो सबसे लार्जेस्ट रिचेस्ट जो हमारे वर्ल्ड में है, तो बासमती राइस जो है ये हमारा एक डिस्टिंक्ट यूनिक अरोमा और फ्लेवर होता है, जिसमें 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज हमारे बासमती के ग्रो होते हैं इंडिया में। तो बासमती के जो एंशियंट टेक्स्ट में वैसे बताया जाता है, फिर फोकलोर या पोएट्री में बताया जाता है, ये सेंचुरीज बहुत पहले से भी आ रहा है। तो 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इसका पेटेंट राइट लिया था बासमती राइस में, और यूएस पेटेंट उसको मिला ट्रेडमार्क ऑफिस के लिए। तो इससे ये अलाउ की जाती है कि कंपनी क्या कर सकती है, सेल करती है न्यू वेराइटी ऑफ बासमती को, कहाँ पे, यूएस और अब्रॉड में। तो जो भी न्यू वेराइटी ऑफ बासमती जो होगी एक्चुअली वो कहाँ से डिराइव होगी, हमारे इंडियन फार्मर्स की वेराइटी से ही। मतलब कि अगर बासमती इंडिया का है तो वो इंडिया का रहेगा, पूरा कोई वर्ल्ड उस पर क्या कर सकता है, उसके पेटेंट को कवर मतलब छीन नहीं सकता, बिकॉज इट इज आर्स। तो इंडिया बासमती के राइस को क्या क्या क्रॉस कराया गया सेमी डॉग वेराइटीज, और क्लेम किया गया कि एक इन्वेंशन है या फिर नोवेल्टी। तो पेटेंट जो होता है ये फंक्शनल इक्विवेलेंट तक गया, जिससे अदर पीपल क्या हो, सेलिंग बासमती राइस को क्या हुआ, रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया जाएगा पेटेंट की वजह से। एंड इसमें सेवरल अटेम्प्ट्स भी लगाए गए जिससे हमारे पेटेंट यूजेस, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस जो भी इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब्स मेडिसिन जैसे कि टर्मरिक, नीम, ये सारे हमारे क्या हो, इसका कोई पेटेंट ना ले। अगर इसके लिए फॉरेन अगर क्या कहते हैं इमीडिएटली कोई काउंटर नहीं करे इस पेटेंट एप्लीकेशंस के लिए कोई अदर कंट्री, तो डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं वो लोग बोल देंगे वी हैव दैट, बट हाँ इसमें हमने इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाया, वी मे नॉट एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब बायोपायरेसी क्या होता है, पेटेंट समझ गए। बायोपायरेसी क्या है बेटा, तो बायोपायरेसी एक टर्म यूज होता है जो कि बताता है यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। मतलब जो भी बायो रिसोर्सेज का क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा या फिर और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसका यूज करते हैं बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के किसी कंट्री से। और इसमें हमें उसमें लोगों को क्या करना पड़ता है, पैसा भी देना पड़ता है अगर आपने उससे ऑथराइजेशन की। मान लेते हैं कि कोई चीज अमेरिका की है या फिर कोई चीज रशिया की ही है, उसको हम अपने मार्केट में ला रहे हैं एंड वी आर यूजिंग, जैसे ड्रैगन फ्रूट इज एक्सोटिक फ्रूट नॉट अ इंडियन ब्रीड, ये इंडियन ब्रीड नहीं है, बट वी डोंट हैव अ पेटेंट फॉर इट, हमारे पास इसका पेटेंट नहीं है, तो हमें क्या कराना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है, बाहर से कंट्री से लेना पड़ता है। तो हमने सही तरीके से लिया, लेकिन बायोपायरेसी कहाँ पे आ जाएगी कि अगर हमने उसका पेटेंट नहीं लिया और हम खुद ग्रो कर रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी भेज रहे हैं, तो यहाँ पे फिर पेटेंट एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो काफी रिच है फाइनेंशियली, बट पुअर है किस चीज में, बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में। तो ये जो डेवलप होता है और अंडर डेवलप जो वर्ल्ड रिच बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे बायो रिसोर्सेज के बारे में, अभी भी बहुत कुछ इसमें जानना बाकी है। तो ट्रेडिशनल नॉलेज जो इसमें हमारा रिलेटेड होता है जैसे बायो रिसोर्सेज से, कि समटाइम्स इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है मॉडर्न एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, और इसमें बहुत सारा टाइम भी मतलब आपके सेव करते हैं, फॉर्स और एक्सपेंडिचर को भी कमर्शियलाइजेशन में काफी होता है। तो ये हमारे बायोपायरेसी की वजह से हमें रियलाइजेशन और ये इनजस्टिस हो रहा है, इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिलती है, बेनिफिट शेयरिंग हमारे डेवलप हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो ये हमारे यहाँ से बायो और रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और ट्रेडिशनल नॉलेज को एक्सप्लॉइट होने से बचा रहा है। मतलब कि अगर हम क्या कर ले, शेयर कर ले, तो शेयर इज द गुड थिंग ना, आप शेयर कर लो तो इससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस तो वैसे बेटा आपका यहीं तक है, उसके बाद तो सिलेबस नहीं पढ़ना है, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, दिस इज हाउ दिस द सिलेबस। तो ये प्रीवियस वाले मेरे पास बुक है बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम ना, तो मेरा तो पुराना ही रहेगा ना। व्हाट इज दिस, नथिंग, ओके। सो आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। तो आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रोसेसेस भी खत्म हुआ, एंड टुमारो वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। ओके, सो बाय बाय। आप अच्छे से बेटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा सीरियसली मेरे वीडियोस को फिलहाल नहीं देखते होंगे, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग जो देखते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं देखते होंगे इट्स ऑल्सो फाइन, आई डोंट हैव द इश्यू विद दैट। तो हाँ, आई होप कि जो भी जिनको भी ये वीडियो मिले आपका बेटा अच्छा हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन,
लाइफ में अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तो प्रॉब्लम्स वैसे ही रह जाएंगे। तो डेली कम से कम, ये बहुत सारे एस्पिरेंट का प्रॉब्लम है, एटलीस्ट वो डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते। एक दिन कर पाते हैं, दूसरे दिन फिर नहीं हो पाता है। कंसिस्टेंट बनो, सिंसियरिटी। अगर आप 20 मिनट है तो 20 मिनट में जितना क्वेश्चन लगा सकते हो बेटा लगाओ, इतना ही इतना करके डिवाइड कर लो। ऐसा नहीं है कि एक दिन बहुत क्वेश्चंस लगा लिया, नेक्स्ट दिन क्वेश्चंस ही नहीं लगा पाए, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।